गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसलिए आपको जो स्थिति मिल रही है, जो परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। आपको कोसना नहीं है कि हमारे पास क्या मजबूरियां हैं, क्या नहीं है। आपको हर चीज के लिए कोसना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहिए। जो चीज आपके पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 2 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को हाल ही में अपॉइंट किया गया है टू द पोस्ट ऑफ सीएम ऑफ झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री के पद के लिए चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं कि आखिर क्यों इतने जल्दी बिना चुनाव के चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया। तो सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने 7 घंटे के लिए लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले नए सीएम पद के लिए 2 नाम पर विचार चल रहा था। पहला नाम है हेमंत की पत्नी कल्पना का और दूसरा नाम चल रहा था कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन का। इसी के साथ सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है और सत्ता पक्ष के विधायकों ने चंपई सोरेन के पक्ष में अपना समर्थन पत्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण को सौंप दिया है, जिसका मतलब है कि अब चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम बन सकते हैं। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में झारखंड के नए सीएम के रूप में कौन दिखेंगे? तो चंपई सोरेन दिखेंगे झारखंड के नए सीएम के रूप में। इनको वहां के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन, इन्हीं को सौंपा गया है चंपई सोरेन के लिए कि ये अब बनेंगे नेक्स्ट सीएम ऑफ झारखंड। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। और इसी के साथ ये भी जानिए कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इनको ईडी की टीम ने 7 घंटा की लंबी पूछताछ के बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया है। इसी के दौरान ये अपना इस्तीफा दिए और नए सीएम के रूप में चंपई सोरेन जी बनेंगे अब झारखंड के नए सीएम के रूप में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को हाल ही में मैस्कोट के रूप में लॉन्च किया गया है फॉर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर हिम तेंदुआ है। इसे लद्दाख क्षेत्रों में शीन ए सी या शान नाम दिया गया है। इसी के साथ यह गेम्स को लोगो जिसमें भारतीय तिरंगे का प्रमुखता से दर्शाया गया और सुरमय भूमि को विशिष्टता और कार्डों पर कई खेलों को दर्शाता है। इसी के साथ खेलों को लोगो लेह के चांसपा में एक पहाड़ी की चोटी पर एक धर्म चक्र का है जो खेलों का स्थल है। तो ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे कि गेम को लोगों को लेकर किस तरीके से डिजाइन किया गया। इसमें फीचर्स दिया गया है इंडियन ट्राई कलर्स को और उसी के साथ साथ इसमें ये भी फीचर्स है कि पिक्चर्स क्यू यानी कि लैंड एंड द मेनी स्पोर्ट्स ऑफ द कार्ड्स इसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं। और इसी के साथ लोगो ऑफ द गेम्स में यह भी दिखाया गया है कि धर्म चक्र को रखा गया है टॉप ऑफ अ हिल एट चांसपा इन लेह। लेह के चांसपा में टॉप पोजीशन पे रखा गया है धर्म चक्र को। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। और इसी के साथ जानते हैं कि लद्दाख पहली बार खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी कर रहा है और 16 राज्यों के 600 एथलीटों को स्वागत करने के लिए उत्साहित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर वर्ष 2020 से इन खेलों का आयोजन कर रहा है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में सबसे पहले बार अभी लद्दाख आयोजित करने वाली है खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी कर रहा है कौन? तो लद्दाख। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि आखिर 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन सा है। तो देखिए इसका एडिशन कौन सा चल रहा है? तो चौथा एडिशन चल रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। तो जानते हैं पॉइंट्स के बारे में कि लद्दाख खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण के पहले भाग की मेजबानी करेगा, जिसमें खेल आधिकारिक तौर पर 2 से 6 फरवरी तक लेह में आयोजित किया जाएगा और खेल एवं युवा मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 फरवरी को लेह में इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि आज ही के दिन खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उद्घाटन करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, जो कहां पे आयोजित हो रही है? तो पहली बार आयोजित हो रही है लद्दाख में और इसका एडिशन 4th एडिशन है।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा अनिल लाहोटी। अनिल लाहोटी को हाल ही में नियुक्त किया गया है द चेयरमैन के पोस्ट पे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पोस्ट पे नियुक्त होने वाले व्यक्ति है अनिल लाहोटी। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, कॉल ड्रॉप पर अंकुश लगाना और दूरसंचार क्षेत्र के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना होगा। तो ये सारे वर्क हैं इनके, किनको? अनिल कुमार लाहोटी को, जो हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या है TRAI के। हाल ही में चेयरमैन कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी। इसी के साथ करीब 4 महीने पहले पूर्व चेयरमैन PD वाघेला को कार्यकाल खत्म होने के बाद ट्राई में शीर्ष पद खाली हो गया था और इस शीर्ष पद को भरने के लिए हाल ही में अनिल लाहोटी को TRAI के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा DRDO। DRDO के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम है सर्वत्र। तो जानते हैं कि ये सर्वत्र किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम है सर्वत्र, जो पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के लिए ही वर्क करेगी। सर्वत्र एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिज सिस्टम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको DRDO कहते हैं, जिसका इंग्लिश फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम द्वारा बनाया गया है और यह पुल हर जगह भारतीय सेना के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए समाधानों में नवाचार का प्रतीक है। इसी के साथ इसका निर्माण भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक द्वारा किया जाएगा और सर्वत्र एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है जो सेना को बहते पानी पर पुल बनाने में मदद करता है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच मजबूती कनेक्टिविटी और सुनिश्चित होती है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारे इंडियन आर्मी को जो परेशानियां झेलनी पड़ती थी वैसे इलाका पे जाने पे जहां पे उनको कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी, तो उस कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए हाल ही में सर्वत्र को लॉन्च किया गया है। ये क्या काम करेगा? तो एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिज सिस्टम है जिसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो हैज बीन बिल्ट बाय आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया, किसके अंतर्गत में? तो DRDO के अंतर्गत में। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो ये आपको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित मानव के मस्तिष्क में पहली बार चिप प्रत्यारोपित करने वाली कंपनी न्यूरालिंक से कौन संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलोन मस्क। एलोन मस्क बने हैं पहले कंपनी के ओनर। तो जानते हैं कि आखिर इन्होंने क्या लॉन्च किया है। तो न्यूरालिंक नाम का एक इम्प्लांटेड चिप को लॉन्च किया गया है जिसको डायरेक्ट ह्यूमन के ब्रेन में लोड कर दिया जाएगा, उस चिप को अपलोड कर दिया जाएगा ताकि वे सारे व्यक्ति जो सफर करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, तो उनको सुधारने के लिए, उनको बचाने के लिए और उनके साथ और भी तरीके की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको दूर करने के लिए न्यूरालिंक चिप को इंस्टॉल करेंगे ह्यूमन के ब्रेन में। तो कौन है? तो इलॉन मस्क। देखिए, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानों में ब्रेन चिप लगाने का दावा किया है। कंपनी ने कहा कि पहले मानव मरीज पर ब्रेन चिप प्रत्यारोपण किया गया जो सफल रहा और मरीज तेजी से ठीक हो रहा है। इसी के साथ ये न्यूरॉन्स स्पाइक का पता लगाने का वादा करते हैं और ये प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूरालिंक के पहले उत्पाद का टेलीपैथी कहा जाएगा, जो कंपनी ने कहा कि इसका उद्देश्य न्यूरोलॉजिकल विकारों से पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बनाना है। न्यूरालिंक की तकनीक मुख्य रूप से लिंक नामक इम्प्लांट के माध्यम से काम करेगी, जो 5 सिक्कों के आकार का एक उपकरण है जिसे सर्जरी के माध्यम से मानव के मस्तिष्क के अंदर रखा जाता है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में एलोन मस्क के द्वारा न्यूरालिंक चिप को इंस्टॉल किया जाएगा ह्यूमन के ब्रेन में, वैसे व्यक्तियों में जो सफर कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से। इसका मतलब ये है कि वो लोग के न्यूरॉन, यानी कि वो लोग की कोई भी चीजें माइंड से रिलेटेड वो लोग वर्क नहीं कर पाते हैं, तो उनको डायरेक्ट मोशन दिया जाएगा, डायरेक्ट एक्टिवेट दिया जाएगा न्यूरालिंक चिप के माध्यम से, ताकि वो भी एक आम आदमी की तरह जीवन को व्यतीत कर सकते हैं।
तो जानते हैं डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि न्यूरालिंक अपने माइक्रोचिप्स का उपयोग पक्षाघात और अंधापन जैसे स्थितियों के इलाज के लिए और कुछ विकलांगों लोगों को कंप्यूटर और मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करने के बारे में बात करती है। इंसानों से पहले इन चिप्स का परीक्षण बंदरों पर किया गया था, जो कि इन चिप्स को मस्तिष्क में उत्पन्न संकेतों की व्याख्या करने और ब्लूटूथ के माध्यम से उपकरणों तक जानकारी प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे कि उन सभी व्यक्तियों के लिए जो ना सुन सकते हैं, जो अपंग है, जो अपाहिज है, जो कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं, तो अब उनको मौका दिया जाएगा एलोन मस्क के द्वारा न्यूरालिंक चिप को इंस्टॉल करके ह्यूमन के ब्रेन में, ताकि वो लोग भी ये सारी चीजों को एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को किस देश का 17वां राजा नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर का मलेशिया। मलेशिया का हाल ही में नियुक्त किया गया सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को, जो अपॉइंट हुए हैं एज अ 17th किंग, यानी 17वां राजा बने हैं मलेशिया के। तो जानते हैं कि इसके पॉइंट्स के बारे में। मलेशिया के दक्षिण जोहर राज्य के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने 31 जनवरी 2024 को कोलालंपुर मलेशिया के राष्ट्रीय महल में मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ ली है। राजा, जिसे यांग डी पटुआन एगोंग के नाम से भी जाना जाता है, कार्य करता है और 5 साल का यह कार्यकाल है। मलेशिया में राजशाही का एक अनोखा चक्रीय स्वरूप है, जिसमें देश के 9 शाही परिवारों के मुखिया बारी बारी से 5 साल के शासनकाल के लिए राजा बनते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि मलेशिया में अभी भी कहाँ क्या है, तो राजतंत्र है, जिसमें अभी भी लोग राजाओं के द्वारा ही शासन किया जाता है। हर वर्ष क्या होता है कि हर 5 साल में राजाओं की नियुक्ति की जाती है और यहाँ पे राजशाही है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि मलेशिया में अभी भी राजतंत्र चल रही है। तो यहाँ का जो 17th किंग यानी 17वां राजा किसे बनाया गया है, तो इब्राहिम इस्कंदर को बनाया गया है एज अ 17th किंग ऑफ मलेशिया का। राजशाही काफी हद तक औपचारिक भूमिका निभाती है और मुस्लिम बहुल देश में इस्लाम के संरक्षण के रूप में भी कार्य करती है। संघीय संविधान के अनुसार राजा को कुछ अपवादों के साथ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर भी कार्य करना आवश्यक है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि मलेशिया में भी राजतंत्र चल रही है। इसका मतलब ये है कि वहां का लोग राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके का वहां पे सिस्टम चला जा रहा है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में 17th किंग के रूप में कौन शपथ लिए हैं, तो इब्राहिम इस्कंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ये याद रखना होगा कि डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया, इसको हाल ही में WHO के द्वारा ऑनर्ड यानी सम्मानित किया गया है पहली दफा फॉर एलिमिनेटिंग इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट। पहली बार इन देशों को सम्मानित किया गया है जो पूरी तरीके से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया को सम्मानित किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने में प्रगति को मान्य करते हुए 5 देशों को अपना पहला प्रमाणन प्रदान किया। इसी के साथ डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड ने प्रदर्शित किया है कि उनके पास औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड उन्मूलन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नीति है, जो पर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन प्रणालियों द्वारा समर्थित है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहली बार इन 5 कंट्री को सर्टिफाइड किया गया है वैलिडेटिंग प्रोग्रेस के साथ, ताकि ये सारे लोग अपना पहला प्रमाणन पत्र बने हैं जो औद्योगिक रूप से पूरी उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के लिए ये सारे लोग प्रथम चरण पे आए हैं। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर का 93 पोजीशंस मिले हैं इंडिया को। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शंस के अनुसार इस इंडेक्स में जारी की गई है। इंडिया का पोजीशन है वो है 93rd। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत 39 के समग्र स्कोर के साथ 180 देशों में से 93वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में भारत 40 अंक के साथ 85वें स्थान पर था और इसी के साथ इस रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार को संबोधित करने में न्यूनतम प्रगति पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि सीपीआई को वैश्विक औसत लगातार 12वें वर्ष 43 पर स्थिर रहा।
इसी के साथ डेनमार्क अपनी अच्छी तरह से कार्यशील न्याय प्रणालियों के कारण 90 अंक के साथ लगातार छठे वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर रहा और फिनलैंड और न्यूजीलैंड क्रमशः 87 और 85 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर बने रहे हैं। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि टॉप कंट्री कौन बनी है, तो डेनमार्क बनी है, उसके बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड क्रमशः इस पोजीशन पे बनी रही। लेकिन आपको हमारा ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हमारे इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया को पोजीशंस मिला है 93rd अकॉर्डिंग टू 180 कंट्री के अकॉर्डिंग आउट ऑफ इंडिया को पोजीशन मिला है 93rd किसके क्षेत्र में, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के क्षेत्र में जो हमारे इंडिया को पोजीशन मिला है वो है 93rd। इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को 93rd पोजीशन मिला है और इसी के साथ ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ तक हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज खत्म होती है। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 1 फरवरी 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स थे उसको रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला प्रीति रजक बनी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने लघु वन उपज खरीदने के लिए लाभ योजना की घोषणा की है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा हाल ही में लाभ योजना की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गुल देश में पहली बार कहां देखा गया, तो केरला में से देखा गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में शहीद दिवस 2024 हर वर्ष 30 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक जनगणना के अनुसार हिम तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी लद्दाख में दर्ज की गई। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा किस वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया गया, तो राइट आंसर होगा नैरोम रोशिबिना को हाल ही में घोषित किया गया महिला वुशु एथलीट के लिए महासंघ के द्वारा इन्हें घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में अजली असौमानी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी का प्रथम स्थान मिला है, तो राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के झांकी को प्रथम स्थान मिला है। क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, बराक वैली इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। बराक घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। ऑप्शन ए नागालैंड से, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्त।